नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मर्जर जरूरी या मजबूरी। उत्तर प्रदेश में 1.3 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूल हैं, यानी हर ग्राम सभा में एक प्राथमिक स्कूल है। इनमें कई लाख बच्चे पढ़ते हैं। कई ग्राम सभाओं में स्कूल ऐसे भी हैं जहां 20 से 30 बच्चे भी नहीं पढ़ते। कई स्कूल ऐसे हैं जहां 30 बच्चों पर 5-6 शिक्षक हैं। दूसरी तरफ कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां बच्चों की संख्या 100 के पार है, लेकिन शिक्षकों की संख्या 3-4 है। योगी सरकार ने इस समस्या को देखते हुए निर्णय लिया कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पास के दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जाए। यानी मर्जर केवल उन्हीं स्कूलों का किया जा रहा है जिनमें बच्चों की संख्या बहुत कम है। सरकार का कहना है कि मर्जर से शिक्षक, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई समस्याएं हल हो सकती हैं, लेकिन कई जगह मर्जर के खिलाफ बच्चे, अभिभावक, ग्रामीण का विरोध देखने को मिल रहा है। तो कई जगह ड्रामा भी किया जा रहा है। एक वीडियो में महाराजगंज जिले के एक प्राथमिक स्कूल गेट पर ताला जड़ा हुआ था। गेट के बाहर स्कूली छात्राएं दहाड़ मारकर रो रही थी। मामले की जांच हुई तो पता चला कि स्कूल की प्रिंसिपल ने ही बच्चों को रोने का नाटक करने के लिए कहा था, जबकि स्कूल का नाम मर्जर की सूची में ही नहीं था। सोचकर देखिए। इस ड्रामे की असलियत सामने आते ही प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। उससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक शायरी लिखती हुए उन्होंने लिखा, जिन्होंने बच्चों के आंखों में आंसू दिए वो खुद गर्ज जीते हैं बस खुद के लिए। शेर से मन नहीं भरा तो एक पोस्ट में ग्राफ लगाकर लिखा, भाजपा की नीतियों में शिक्षा शराब से पिछड़ जाती है, क्योंकि शिक्षा जगाती है, चेतना बढ़ाती है, जबकि शराब सुलाती है। रूढ़िवादी भाजपा को जागृत समझना ही चाहिए। अखिलेश के आरोप और उनकी जागृति भले ही चुनावी है, फिर भी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह स्कूलों का मर्जर मर्ज बन गया है। मर्ज जिसका इलाज भी जरूरी है। क्या योगी सरकार इस मर्ज का इलाज करेगी और मर्जर का सियासी नफा नुकसान क्या हो सकता है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले इस पर कुछ रिएक्शन है, वो देख लीजिए। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की स्कूलों की व्यवस्था जाके तो देखिए। वहाँ भी वहाँ का बच्चा कापी किताब भोजन से लेके सारा ड्रेस पा रहा है, जूता मोजा से लेके सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। वहाँ की स्कूलों की व्यवस्था तो देख चाहिए अखिलेश जी। दुर्भाग्य है कि आप स्कूल और शराब के अड्डे के बजाय पत्नी को लेकर किसी मस्जिद में जाकर बैठ के विवाद खड़ा कर देते हो। आप कम से कम स्कूल में आके देखो स्कूल की व्यवस्था, तब तुम्हें समझ में आवे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति कितनी सुधरी है। सरकार लगी हुई है कि हम सारे स्कूलों को बंद कर देंगे। 27,000 स्कूल जो है ये भाजपा सरकार बंद कर रही है। तो आप सोचिए कि जो पहले प्राथमिक विद्यालय नहीं जा पा रहे थे, अब वो जब आप स्कूल बंद कर देंगे, मर्जर नहीं कहा जाएगा, मर्जर तो छुपाने के लिए नाम लिया जा रहा है, तो वो बंद करने के बाद में कैसे जाएंगे? पहले 2009 में जब ये जियो बन करके आया हुआ था कि स्कूल खुलेंगे, क्यों खुलेंगे? क्योंकि कहीं पे जंगल है, कहीं पे रेलवे ट्रैक है, तो छोटे बच्चे हैं वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करके नहीं जा सकते स्कूल में, वो जंगल के रास्ते से स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए ग्रामीण स्थानों पर स्कूल खोला गया हुआ था। और अब ये सरकार कर रही है कि बंद कर दिया जाएगा। मेरी नजर में शिक्षा एक अलग विषय है और शराब की दुकान एक अलग विषय है, लेकिन इन दोनों को तोलकर क्यों देखा जा रहा है ये समझ से परे है। अरे कहा जा रहा है शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। आपके शासनकाल में क्या शराब की दुकानें आपने बंद कर रखी थी? सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बिल्कुल शराब पर बंदी लगा दी और सिर्फ स्कूल खोले। तो गिरबा में झांकने की भी आवश्यकता है। खैर ये मसला हो सकता है, लेकिन शराब और शिक्षा को जोड़कर मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए। बहरहाल राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा दूं, उसके बाद सवाल उन्हीं से। हरेंद्र विक्रम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। यश भारती जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी सर। और नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ नीरज सर। नीरज सर, आपका क्या इस पर तर्क होगा? शराब की दुकानें जिनसे राजस्व आ रहा है, हाँ, ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां किसी को आपत्ति ना हो, जैसे रहवासी इलाके हैं, स्कूल, कॉलेज, मंदिर हैं, ऐसी जगहों पर नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, हमने दूसरी जगहों पर भी देखा, शराबबंदी भी हुई अगर, तो वहां पर भी ब्लैक पर शराब बिकती हुई दिखी। ये राजस्व से जुड़ा हुआ मसला है। और उल्टा हम दूसरी जगह देख रहे हैं तो वो स्कूलों से जुड़ा हुआ मसला है, जिनको मर्ज करने के पीछे की वजहें बताई जा रही है। हाँ, सपा प्रवक्ता की हमने प्रतिक्रिया सुनी, जिसमें उन्होंने, पूजा जी ने कहा कि क्योंकि छोटी जगहों पर जंगल हैं, कहीं रेलवे क्रॉसिंग है, कोई समस्या, इसलिए बच्चे नहीं जा सकते, इसलिए छोटी छोटी जगहों पर स्कूल खोले गए। लेकिन ऐसी शिक्षा का मतलब भी क्या जो शिक्षा ना के बराबर मिल रही हो?
एक शिक्षक 5 क्लासों को एक साथ बिठा के पढ़ा रहा हो। अब आप बताइए, आज के इस युग में पहली और 5वीं क्लास की शिक्षा में अंतर नहीं है क्या? इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें आज के हिसाब से ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है, नीरज जी? देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर गड़बड़ाया या डिस्टर्ब हुआ, जिसको हम कह सकते हैं, ये 1989 में जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने एक अध्यादेश या आर्डर जारी किया कि सबको पास करना आवश्यक है। उसके बाद जब 1997 में कल्याण सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने ऑर्डर जारी किया और एक बात स्पष्ट कह दी, उसका एक अभियान चलाया गया, सभी पढ़े और सभी बढ़े। उसमें स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया कि जो जनपद में तैनात अधिकारी हैं उनके बच्चे भी प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ेंगे, चाहे वो जिलाधिकारी हो या फिर बीएसए हो या डॉक्टर हो, कोई भी हो। उसके बाद फिर से जब 2003 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई तो उसके बाद तमाम चीजें बदली और प्राइवेट शिक्षा का जो बाजारीकरण था वो बड़ी पैमाने पे शुरू हुआ। मुझे लगता है कि पहली बार जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो शिक्षकों में बड़ा जोश आया और शिक्षकों की राजनीति शुरू हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के पहले वो मुख्यमंत्री थे जो शिक्षक थे। उसके बाद से तमाम चीजें बदलती रही, फिर जो सरकारें रही वो सरकारें भी शिक्षा के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाई और इस बिगड़ी हुई हालात के लिए जितनी सरकारें 89 से लेकर 2025 तक है, सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। दूसरी बड़ी बात ये रही कि इसमें जो पढ़ने बच्चे आते थे निश्चित रूप से जो गरीब हैं वो उनके लिए बनाए गए थे, लेकिन एक चीज इसमें स्पष्ट है कि सरकार उन स्कूलों को मर्ज कर रही है। ठीक बात है कि वो स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बना पा रही है। जैसे दिल्ली में भी आप देखिए सरकारी स्कूल थे, वहां केजरीवाल ने निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर ठीक किया, शिक्षा का स्तर बढ़ाया, बच्चों को सुविधाएं बढ़ाई। सरकार चाहती तो यहाँ भी बढ़ा सकती थी, लेकिन चूंकि सरकार की जो रणनीति था वही ज्यादातर जो अफसर उत्तर प्रदेश में तैनात है, सीनियर आईएएस की बात कर रहा हूं, वो निश्चित रूप से इन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हुए, उनकी भी उदासीनता रही कि इन्होंने भी इस पर और कतई ध्यान नहीं दिया और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि आपको मजबूरी में मर्ज करना पड़ रहा है। जी पारुल, लौटूंगी सर, भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हो। हरेंद्र विक्रम जी, सच तो है कि हर देश के नागरिक को, चाहे ग्रामीण अंचल में रहता हो, आदिवासी हो, सभी को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार तो शिक्षा से जुड़ी हुई सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी। अब ऐसे तो कई जगहें हैं, अगर हम चलिए ये भी मान लें कि आपने एक जगह पर स्कूल बनाया, बाकी जगहों से जैसे हमने देखा कि एमपी में भी सीएम राइज स्कूल की बात कही गई थी कि बसेस चालू की जाएंगी, अलग अलग जगहों से बच्चों को लिया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण अंचलों की जब बात हो रही है तो वहां पर तो कई जगह तो सड़क भी नहीं है, अगर आप व्हीकल भी लगाते तो व्हीकल भी नहीं जा पाएगा। समस्या का हल क्या है सर? ये तो मर्ज आप कर रहे हैं ये कई कारणों को बताते हुए, लेकिन बच्चे वहां तक पहुंचेंगे कैसे? शिक्षा पर बात करनी होती है लेकिन शिक्षा के लिए कुछ करना नहीं होता है। ये इतिहास रहा है अभी तक, जो भी शासन कर रहे हैं राजनीतिक दलों के, क्यों आखिर शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता? दूसरे देशों को देखिए, चाइना को देख लें, हम जापान को देख लें, वो कितना बड़ा बजट अपने क्षेत्र में, अपने देश में शिक्षा पर खर्च करते हैं और हम खर्च भी कर रहे तो हमें वो मिल नहीं रहा। जी, जो जिस विषय पे आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। उस समय जब प्रत्येक गांव में स्कूल खोलने की कवायद शुरू की गई थी जी, उस समय क्या आपको प्राकृतिक धरातली संरचना मालूम होगी कि सड़कें अच्छी नहीं थी, आने जाने के साधन अच्छे नहीं थे। आज प्रत्येक गांव की सड़क मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई है, पक्की है, अच्छी है। हर गांव में ट्रैक्टर से लेकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर बसें तक बड़ी सुविधा पूर्वक आ जा रही हैं। तो एक तो बात ये होगी कि अब यातायात बहुत अच्छा है, तो कोई समस्या नहीं आने जाने में कहीं। अब दूसरा विषय आता है शिक्षा के मर्जर की बात। तो अब हम अपने मित्रों से पूछना चाहेंगे कि वो एक बार 2-4 प्रश्न उसका जवाब दें। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अधिक छात्र संख्या किन स्कूलों में होती है? प्राइवेट। और पढ़ाई अच्छी कहाँ होती है दोनों में? तो आगे के प्राइवेट में। सैलरी
कहाँ अच्छी दी जाती है, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में। और हम दूसरी तरफ सरकार छात्रों को खाना दे रही है। मतलब आप ये मान रहे हैं ना आपकी सरकारें भी, अलग अलग शासनकाल जो आपकी सरकारों के भी रहे, उसमें भी आप ना कुछ कर पाए और दूसरे सरकारें भी ना, ये मान रहे हैं ना, मतलब आप 7 साल में नहीं दे पाए ना अच्छी शिक्षा। पारुल जी अब दे रहे हैं, दुरुस्त है, ये बोल दूं कि आप देखिए, एक स्कूल के लिए लगभग 3 और 4 शिक्षक रहते हैं। 3-4 वो तो आप शिक्षक कह रहे हैं, लेकिन आप बच्चों के अभिभावकों के विरोध का क्या कीजिएगा? उनका क्या नहीं, करेंगे? उनको बच्चों आपने के कॉन्फिडेंस में लिया? हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं। हाँ। हम उन्हें सुविधाएं देना चाह रहे हैं और हम उन्हें प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा करना चाह रहे हैं उसी के लिए, क्योंकि यदि हम अपनी जिम्मेदारियों से हमारे जो शिक्षक मित्र हैं, जब उस आपके आलीशान स्कूल भवन में बच्चे पहुंच ही ना पाए तो उस बिल्डिंग का क्या कीजिएगा फिर? उस शिक्षा के भवन का क्या करेंगे? अरुण जी, क्या गांव के बच्चे शहर में पढ़ने नहीं आ रहे? वो पहले ही बालिकाओं के ड्रॉप आउट का जो आंकड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले में अब में पारुल जी बहुत अंतर है। अब गांव के लोग शहर में आके रह रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गांव में अच्छी शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हो रही। अच्छी शिक्षा क्यों प्राप्त नहीं हो रही? जब आपको सैलरी प्राइवेट में 5 से 10 हजार और आपको सैलरी मिल रही 50 से 60 हजार, फिर भी आप अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहे हैं। और एक फॉर्मेट भी है ये, खैर इस बात में मैं भी एग्री करती हूँ कि जब हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ते हुए देख रहे हैं तो वहां पे हमें ये बताया जाता है कि फैकल्टीज हर सब्जेक्ट के आपके स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग, वो अपने अपने फील्ड अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये चीज हम प्राइवेट चीजें जो स्कूल में बताई जा रही है वो हम सरकारी में क्यों नहीं दे सकते, जबकि हम शिक्षक अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हाँ, लेकिन क्या है ना, अब 50 बच्चों पर 10 टीचर तो दिए नहीं जा सकते विशेषक। उसके लिए जरूरी है कि छात्र संख्या आप बढ़ाओ। ठीक है, लौट रही हूँ हरिंद्र जी। अब समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, क्यों शराब और शिक्षा को जोड़कर देख रहे हैं, वो मैं जान लेती हूँ। कुछ आंकड़ों के साथ आपके पास आऊंगी यश भारती जी। 20,000 से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है। 1st से 5th तक की क्लास में अकेले कई जो ऐसे एक शिक्षक है उनको पढ़ाना पड़ता है। ये जो जौनपुर ले लीजिए, सोनभद्र, बलरामपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, ये तमाम आंकड़े हैं, ये आप पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध हैं। कई जगहों पर 60 से 80 छात्र हैं, शिक्षक केवल एक है। तो ऐसी जो कह सकते हैं मेंटेनेंस या फिर जो चीजें होनी चाहिए वो है नहीं दरअसल, इसे भी तो दुरुस्त करने की आवश्यकता है और इसे दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप शराब और शिक्षा को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, क्यों? पारुल जी, सबसे पहले हम शब्द पे बात करें। मर्ज और मर्जर, ये पूरी तरीके से शब्द जो है ये शिक्षा का नहीं, ये व्यावसायिक शब्द है। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ अपना व्यापार जोड़ के व्यापार बढ़ाना चाहता है उसको मर्जर कहते हैं। ये कहीं से कहीं शिक्षा क्षेत्र का जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारिक शब्द है। और ये व्यापार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं ये जानना चाहता हूं पारुल जी, जिस गांव में 50 से कम बच्चे हैं और ये स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, क्या बच्चे घट गए वहां? क्या आबादी घट गई? क्या पलायन हो गया उस क्षेत्र से जो दूसरी जगह स्कूल खोल रहे हैं? वहां बेहतर तरीके से उन्हीं बच्चों को स्कूल में आने के लिए क्यों नहीं कर पा रहे? जबकि इन्हीं के सहयोगी, एनडीए सरकार के सहयोगी, आरएलडी से आने वाले जयंत चौधरी जी सदन को यह बताते हैं कि 8 महीने में उत्तर प्रदेश के 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़े। तो 8 महीने में अगर 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं तो समझिए कि योगी सरकार को लगभग 9 साल होने लगे हैं। तो 9 का गुणा अगर 8 से कर देंगे तो क्या विस्फोटक आंकड़ा होगा, लगभग 1 करोड़ के करीब आप पहुंच जाएंगे जब ये सरकार कंप्लीट करेगी अपना पूरा कार्यकाल। 1 करोड़ बच्चे 25 करोड़ आबादी में से अगर स्कूल छोड़ रहे हैं तो ये किसका मर्जर और किसका मर्ज? लेकिन वहीं शराबियों को इनकी बड़ी चिंता है क्योंकि व्यवसाय करना है और व्यवसायिक गतिविधियों पे इनका बड़ा ध्यान है, क्योंकि इवेंट करने भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकारों के शराब पे इतना फोकस करना, उनके लिए नीति लाना। शराब की दूध की दुकान कम उपलब्ध है चौराहे पे, शराब की दुकान जरूर उपलब्ध है, बड़ी चमक के साथ में उपलब्ध है। तो ये कौन करेगा, इस पे रोकथाम कौन करेगा? दूसरी बात, बिहार के अंदर पूरी तरीके से शराबबंदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बनारस मंडल में पूरा का पूरा थाना बिहार शराब भेजने में माफिया बना हुआ काम कर रहा था। 2 साल से सपा के चिंता किस बात की है? शराब की दुकानें बढ़ रही हैं, वो ज्यादा चिंता हो गई आपको?
तो इंडिया गठबंधन के सारे दलों को उनके शासन, जहां पे शासन काल है, जिन राज्यों में जहां शासन कर रहे हैं वहां पर बंद करवा दीजिए, फिर आप योगी सरकार पर उंगली उठा लीजिए। पारुल जी तो चिंता किस बात की? बढ़ती दुकान की शराब वाली चिंता अलग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यश भारती जी, ये शिक्षा को लेकर आप मर्जर कह रहे हैं, क्या शब्द देंगे? अच्छा, अगर किसी स्कूल को किसी स्कूल के साथ जोड़ के वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की फैकल्टीज को हम अच्छी, ज्यादा बच्चों को साथ उनको एक्सपर्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उसको क्या शब्द देना चाहेंगे आप बता दीजिए। सही बात। नहीं, ये क्यों देना चाह रहे हैं, उसका तर्क क्या है? क्योंकि वहां विद्यार्थी कम हो गए हैं, इसीलिए हम स्कूल बंद करके दूसरी जगह जोड़ रहे हैं। तो जहां 50 बच्चों पे एक शिक्षक है, उसका क्या करें? पारुल जी, सरकार क्या व्यवसाय करना चाह रही है जो ये गुणा भाग लगाए कि 50 में हम कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, किसको बेच रहा है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि 50 बच्चों में कितने शिक्षक हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये तो हर प्राइवेट स्कूल में भी आकलन किया जाता है ना यश भारती जी, आप तो ये बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। पारुल जी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। अरे हरेंद्र जी चुप रहिए ना, जब बोल आप एक बच्चे को अगर स्कूल में एडमिशन कराने जाए तो क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? पारुल जी, पहले इनको शांत करा दीजिए, मेरी बात पूरी आ जाने। ठीक है, कह लीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, और मुझे ये भी बताइए, अगर हमें किसी बच्चे का एडमिशन कराना है अच्छी शिक्षा देने के लिए, तो हम क्या देखेंगे? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना। आप क्या देखें, आप क्या देखेंगे? मैंने सवाल जोड़ दिया, मैंने कहा अपनी बात के साथ जोड़ लीजिएगा उसे, कहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमने बच्चों को, स्कूली बच्चों को तकनीक से जोड़ने का काम किया, आधुनिक युग से जोड़ने का काम किया, 18 लाख लैपटॉप वितरण करके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन सा आधुनिक युग से जोड़ने का काम किया? क्या बेहतर नेटवर्क व्यवस्था दे पा रहे हैं जिससे तकनीक से जुड़ पाए बच्चे? एक बात। दूसरी बात, जो आप ये सवाल कह रही हैं कि आप अगर विद्यालय में किसी बच्चे का प्रवेश कराने के लिए जाएंगे तो क्या बेहतर चीजें देखेंगे? शहरी क्षेत्र के वातावरण की बातें अलग है, ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण की बातें अलग है। ग्रामीण में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आपने एक मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक स्कूल का नाम पीएम श्री के नाम पे कर दिया, प्रधानमंत्री के नाम पे पीएम श्री के नाम से कर दिया। छत गिर रही है पढ़ते हुए बच्चों के ऊपर, बच्ची घायल हो जाती है। जब राजधानी में आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो तो ग्रामीण क्षेत्र में आप क्या व्यवस्था दे पाओगे? यही तो सरकारों से प्रश्न चिन्ह है। चाहे नीरज जी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह ये तो नियत तो अच्छी करने तो दीजिए ना। प्रश्न चिन्ह जिम्मेदारी के साथ खड़ा सवाल ये भी है ना यश भारती जी कि नियत तो अच्छी है, करने तो दीजिए उन्हें। छत टपकेगी नहीं टपकेगी, छज्जा गिरेगा नहीं गिरेगा, ये तो बात की बातें हैं, इसको मेंटेन करना पड़ेगा उनको। ये देश के बच्चों का अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन करने तो दीजिए उसे करने नहीं देंगे आप, व्यवसाय कहेंगे तो फिर कैसे चलेगा यश भारती जी? अरे पारुल जी, कदम तो जब स्कूल बंद कर रहे हैं, जब आप स्कूल बंद कर रहे हैं, उसका सब्सिट्यूट भी तो दे रहे हैं वो। लगभग 60,000 शिक्षक जिनके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इनकी भर्ती कीजिए, हाईकोर्ट ने कहा इनकी भर्ती कीजिए, लेकिन योगी सरकार उनकी भर्ती नहीं कर रही है, तो स्कूल चलेंगे कैसे? स्कूल तो बंद हो गई जब शिक्षक नहीं कर रहे हो, केवल तनख्वाह बचाना चाहते हो। एक मैनेजमेंट मुझे लगता है वो होना चाहिए, उस पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं। अगर 10 बच्चे हैं और वो 1 से 5वीं क्लास तक के हैं, तो हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होगा, एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का। नहीं हो सकता ना यश भारती जी? उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जहां बच्चे कम है, शिक्षक ज्यादा है, शिक्षक कम है, बच्चे ज्यादा है। क्यों नहीं हो सकता? शिक्षा लेने का दर, राइट टू एजुकेशन अगर देश में लागू है तो क्यों नहीं हो सकता? क्या मुनाफा देखा और घाटा देखा जाएगा कि एक बच्चे? ये आइडिया मुलायम साहब के समय पर, अखिलेश जी के समय पर नहीं आया आपको? अरे मैंने बताया ना, करेंगे ना, बेहतर किया ना, 18 लाख लैपटॉप वितरित करके किया ना, बच्चों को बेहतर साइकिल सुविधा दी ना, बस्ते दिए ना, स्कूल है नहीं, गुरु है नहीं, लैपटॉप बांट दीजिए तो क्या चलेगा? दे पाई प्रभु, ठीक है, तक नहीं दे पाई। हिंदू मुसलमान करती है, मदरसे बंद कर रही, जो शिक्षा के केंद्र उन्हें बंद करने का काम कर रही है, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे, आबादी के आधार। ठीक है, मैं चाहती हूँ नीरज जी, अगर हमारा बच्चा, आपके घर का बच्चा, मेरे घर का बच्चा किसी स्कूल में पढ़े तो हम उसे 10 किलोमीटर दूर भी भेजते हैं। आजकल के पेरेंट्स, अभिभावकों का जो सोच है कि ठीक है 10 किलोमीटर दूर है, अच्छा है, लेकिन स्कूल तो अच्छा है, वहां पर सब चीजें मिलती है ना, सारे बच्चों को फैसिलिटीज दी जाती हैं। ये सोचकर एक अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजता है ताकि वहां से जब बच्चा निकले तो वो कंपीट कर पाए दूसरे बच्चों के बीच में। और अगर ये सोच लेकर योगी सरकार ये कर रही है, अगर यही सोच है तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मैनेजमेंट का तरीका है, आप हर एक बच्चे के ऊपर एक टीचर तो नहीं दे सकते ना,
इतना ज्यादा फिर आप निकालेंगे कहां से पैसा? फिर आप कहीं ना कहीं जीएसटी बढ़ाएंगे या आप राजस्व बढ़ाएंगे या फिर इनकम टैक्स बढ़ाएंगे। निकलेगा तो वहीं से ना, किसी की जेब से तो जाना नहीं है। इसे समझना ही नहीं है किसी को। नहीं, निश्चित रूप से पारुल जी, पहले केवल स्कूल में शिक्षा दी जाती थी। हाँ। अब चूंकि वहाँ खाना भी दिया जाता है और भी सुविधाएं दी जा रही हैं बिल्कुल। बच्चों को, और उसके बाद वो रेवेन्यू सरकार अपनी जेब से दे रही है। निश्चित रूप से इसमें कोई दौराय नहीं है। और उस रेवेन्यू का जो जनरेट हो रहा है वो सबसे ज्यादा राज्य कर विभाग देता है। उत्तर प्रदेश में या सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है राज्य कर डिपार्टमेंट, जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। नंबर 2 पे खराब आती है उस कई डिपार्टमेंटों का पैसा शिक्षा में ही लगाया जा रहा है, जिससे उन बच्चों को खाना दिया जा रहा है, खाना बनाने वाले को तनख्वाह दी जा रही है या और तमाम सुविधाएं दी जा रही और है। बढ़ा दीजिए इन शिक्षकों को, तो फिर ये पैसा और बढ़ जाएगा और बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ जाए, लेकिन जब शिक्षा में वहाँ बच्चे नहीं होंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ज्यादा होंगे या बच्चे ज्यादा होंगे, शिक्षक कम होंगे। अगर उनको इकट्ठा कर देते हैं तो मुझे लगता है कि कई सब्जेक्ट के शिक्षक भी मिल जाएंगे और बच्चों को अच्छे ज्ञान और शिक्षा भी मिल सकती है। तो इन सब चीजों को सरकार को, जो मैंने पहले कहा, सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए और ऐसी व्यवस्थाएं अब आगे ऐसी जगहों पर जहां कोई दिक्कतें हैं भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उनकी तकलीफों को दूर करें, उन्हें कॉन्फिडेंस मिले। उन्हें बताइए हरेंद्र जी कि उनके लिए, आ रही हूं यश भारती जी, कि उनके लिए आप जो सुविधा कर रहे हैं वो असुविधा नहीं होने वाली है। ये आपको बच्चों को, उनके अभिभावकों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। थोपिए मत ये डिसीजन उनके ऊपर ना। गार्जियन इस चीज को जानता भी है, लेकिन ये तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? हमारे विरोध भी तो हो रहा है। बहकावे में, और जो विपक्ष की जो सरकारें हैं इन्हें सहयोग करना तो कभी आया नहीं किसी का। इन्हें सिर्फ बहकाने का काम करना, सिर्फ बहका रहे हैं। आप मान लीजिए कि एक शिक्षक से भी 60,000 सैलरी मिलती है, 60 और 4 शिक्षक का 2.5 लाख रुपए पर मंथ जाता है, और प्राइवेट स्कूल में 10-10 हजार में अच्छा काम भी कर रहे हैं और बच्चों को ढूंढ कर भी ला रहे हैं, एडमिशन भी करा रहे हैं। कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार के नाम है, तो आप जिम्मेदारी लीजिए ना कि शिक्षकों से आप शिक्षा अच्छी दिलाइए। ये जिम्मेदारी क्या आम आदमी की होगी या नेता विरोधी दल की होगी? सत्ता जब आपकी है तो आपकी जिम्मेदारी पारुल जी वहाँ शिक्षकों से अच्छी शिक्षा अपनी समझनी पड़ेगी, एकजुट कराएं। जहाँ से उसकी उधर पूर्ति हो रही है, उसका परिवार और घर चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी वो अच्छे से चलता रहे। इसके लिए वो अपनी छात्र संख्या भी बढ़ाए, यश भारती जी रुकिए, वापस आ रहे हैं। वातावरण भी अच्छा करे, गांव में अपना माहौल अच्छा बनाए। आ रहे यश भारती जी, कहिए। पारुल जी, एक स्कूल जहां क्षेत्र में आबादी है वहां ये 50 बच्चे एकत्रित नहीं कर पा रहे। 2 स्कूल, 3 स्कूल, 6 स्कूल, जितने चाहिए स्कूल जोड़ दे, वहां बच्चों की आबादी कैसे लाएंगे? ये फिर बंद करेंगे, फिर कहीं और जोड़ेंगे, ये जोड़ घटाव करते रहेंगे। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, इतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी, उतना ये जोड़ घटाव में नुकसान किसका होगा? जो स्थानीय लेवल पे जो बच्चा रहता है, जो कम दूरी के स्कूल में जाना चाहता है या जो पालक भेजना चाहता है, नुकसान तो आप उसका कर रहे हो। वैकल्पिक मॉडल है आपके पास, समाजवादी पार्टी के पास इसका कोई वैकल्पिक मॉडल है? कोई आपने प्रदर्शन का आप सिर्फ विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप कोई वैकल्पिक तरीका नहीं बता रहे ना, वो भी बता दीजिए। ऐसा कुछ हो समाजवादी पार्टी के पास फॉर्मूला? मैं पहले भी कह चुका, दोबारा दोहरा देता हूं। बेहतर तकनीक के माध्यम से ये प्राइवेट स्कूलों से टक्कर कर रहे थे। स्मार्ट क्लासेस है प्राइवेट स्कूलों में, क्या सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस नहीं हो सकती? क्या तकनीक के माध्यम से आप बच्चों को नहीं जोड़ सकते? स्मार्ट क्लास का बोर्ड इतना बड़ा, खर्चा डबल। क्या अरे पारुल जी बताइए, क्या तकनीक के माध्यम से अभी हम लोग नहीं जुड़े हैं? क्या तकनीक के माध्यम से आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं? आप चाहते हैं टीचर न मिले, ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाए? ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं है, तकनीक के माध्यम से आप जोड़ सकते हो। जितने तो टीचर अवेलेबल करा सकते हैं, बहुत सारे विकल्प, भर्ती कीजिए ना टीचरों को। पैसे की बचत किस चीज के लिए दूसरी जगह दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े इवेंटों में पैसा खर्च कर रहे हो, बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो। मैं वही पूछ रही थी ना यश भारती जी, वैकल्पिक मॉडल है क्या? मैंने वैकल्पिक मॉडल बताया कि आप शिक्षकों की भर्ती कीजिए, तकनीक से जोड़ने की बात कर रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती कीजिए, तकनीक से जोड़िए बच्चों को, लेकिन ना आप शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हो, ना आप तकनीक से जोड़ना चाहते हो। लॉजिक नहीं है। खैर, बंद करके आप स्कूल बंद करके मर्जर व्यवसाय 10 बच्चे हैं, 5 टीचर दे दो करना चाहते हो शिक्षा और का। उसका जो खर्चा है वो जनता पर थोप दो। ये तो नहीं हो पाएगा ना सर। पारुल जी, मतलब अशिक्षित जनता रहेगी, वहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है। जो कुछ हो रहा है उसको तो दीजिए। आपका शिक्षा पे बजट कितना है? कितना पैसा खर्च करती है शिक्षा पे? मैं कितना शिक्षा पे पैसा खर्च करता हूँ? चलिए, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिक्षा एक ऐसा
हथियार है आपके पास जो हर बच्चे के पास होना चाहिए, ताकि वो अपने भविष्य में एक ऐसी कलम जो आपके पास होनी चाहिए जो भविष्य में हर एक बच्चे के काम आए। और आज के इस दौर में तो हम देख रहे हैं कंपटीशन कितना है, लाखों बच्चे परीक्षाओं में बैठते हैं, सिलेक्शन 1000 का होना होता है। और ऐसे कई बार सिलेक्शन होने के बाद भी इंटरव्यू तक जाते जाते, मेंस क्लियर तक जाते जाते वो भी अटक जाते हैं। और आज के इस दौर में जब हम ग्रामीण अंचलों के बच्चों को पूछते हैं तो कई बार तो आप शिक्षकों के इंटरव्यू देख लीजिए, मीडिया में जब उनकी बातें आती हैं या उनके सामने माइक जाता है तो जीके का पता नहीं, अंग्रेजी का एबीसीडी पता नहीं, लेकिन एमए है अंग्रेजी में, बच्चों को पढ़ने के लिए एबीसीडी नहीं आती। कुछ तो शिक्षक भी ऐसे बैठे हुए हैं। दूसरा, आप स्कूलों में चले जाइए तो बच्चे 5 हैं या 10 हैं, मिड डे मील के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, या कहीं शिक्षक पहुंचते नहीं है। यह हाल तो है स्कूलों का। उत्तर प्रदेश की भी हैसियत कुछ इसी तरह है, इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और अगर उसे सुधारना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी भी फिर कह रही हूं, शराब और शिक्षा बिल्कुल मेल नहीं खाते, इन दोनों टॉपिक को अलग अलग रखिए। और जब स्कूलों को मर्ज करने की बात आ रही है, उन्हें बंद करने की बात कतई नहीं आ रही, और वो भी उन स्कूलों को जहां पर बच्चे कम हैं, शिक्षक ज्यादा हैं, शिक्षक ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, या फिर बच्चे ज्यादा हैं, इन्हें मर्ज करने की बात आ रही है। और अगर इन्हें दुरुस्त किया जा रहा है बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देने के लिए, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो आपके वोटर नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। पेट में दर्द किस बात का? दीजिए इजाजत, नमस्ते।